तो हमने लास्ट बच्चों ये पढ़ा था डेयर टू शेयर, व्हाट इज अ शेयर, ये हम पढ़ चुके थे, ये सुन लो। चलिए, तो अब इसी से रिलेटेड कुछ आगे कॉम्पोजिशन सीखते हैं। सो ये बात सबको क्लियर हो गई कि आदि वॉज द पर्सन जिसने शायद आइडिया सेटअप किया था कंपनी को स्टार्ट करने का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये सुन लो। और इसने कितने पैसे इन्वेस्ट किए थे? आदि ने कितने पैसे इन्वेस्ट किए थे? 400 रुपए। और एक शेयर की वैल्यू कितनी थी? 10 रुपए। तो आदि के पास कितने शेयर हो गए टोटल? 40 रुपए। और अगर सब बच्चों को याद हो तो भाई हमने कितने रुपए पर शेयर डिविडेंड कमाया था, ये आपने लिखा होगा। आप मेरे को आंसर देंगे लास्ट लेक्चर से। क्या है, 6 रुपए है क्या? 4 रुपए? कितना है डिविडेंड? 5 रुपी डिविडेंड है पर शेयर पे, करेक्ट। हाँ, 500 रुपए का प्रॉफिट हुआ। और 500 रुपए का प्रॉफिट सब लोगों में बटा, तो 5 रुपए का डिविडेंड मिला था, पक्का? कंफर्म? चलिए, तो व्हाट इज द डिविडेंड रिसीव्ड बाय आदि? आंसर इज ₹200। कैसे आया 200 भाई? आदि के पास 40 शेयर थे और एक शेयर पे 5 रुपए का डिविडेंड था, तो इसको कितना डिविडेंड मिल गया? 200। व्हाट इज द डिविडेंड रिसीव बाय अष्टम? ये अष्टम पष्टम लष्टम कौन था भाई? 50 रुपीज इसको डिविडेंड मिल गया। चलिए, अब जब हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं बच्चों, तो दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। सब लोग अपनी वर्कबुक जरा यहाँ पे खोल लें, मतलब बहुत धमाकेदार चीज है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी यूट्यूब चैनल देख लीजिए, आप कुछ भी ऐसे फ्लूक से डाल दीजिए हाउ टू इन्वेस्ट वगैरह वगैरह, तो आपको नजर वहां पे ये सब चीजें जरूर आएंगी। तो वैसे ये चीजें तो एमबीए लेवल पे भी बच्चों को ना के बराबर ही समझ में आती हैं, बट आप बहुत अर्ली स्टेज पे इसको पढ़ेंगे। होता बहुत आसान है, एकदम आसान। और 12th क्लास में तो अकाउंटेंसी में दिस इज द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। समझ लीजिए 2 नंबर का क्लास 12th का अकाउंटेंसी का सिलेबस आज आपका खत्म होने जा रहा है। रेडी एवरीबडी? तो ये फिल करके जल्दी से इस पेज पे ओपन कर लें क्विकली। चलिए, तो दो कैलकुलेशन आप करेंगे बच्चों, एक होगा अर्निंग पर शेयर और दूसरा होगा पीई। व्हाट? पीई। सर ये पीई क्या होता है? इट इज प्राइस अर्निंग रेशियो। सो जब भी आप पढ़ते हैं अपनी सो कॉल्ड अकाउंटेंसी सब्जेक्ट को, तो हर बच्चे को ये बात क्लियर है कि भाई एवरी कंपनी जो भी बिजनेस कर रही है, एवरी बिजनेसमैन जो भी काम कर रहा है, वो इंटरेस्टेड है प्रॉफिट लॉस जानने में और उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है वो जानने में। एक बार वो जान लिया, अब उसके बाद हमको करना पड़ता है अपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस का एनालिसिस। क्या करना पड़ता है बच्चों? एनालिसिस। और इस पार्ट ऑफ द एनालिसिस को जब हम पढ़ते हैं बच्चों, सो द सब्जेक्ट इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट अकाउंटिंग में खूब ढेर सारे मल्टीपल टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स बनते हैं बच्चों, एज वेल एज देयर आर मल्टीपल कैलकुलेशंस। इन कंप्यूटेशंस में एक सबसे इंपॉर्टेंट कंप्यूटेशन होता है विच इज नेम्ड एज रेशियो एनालिसिस। तो सारे रेशियोज की अगर हम बात करें, रेशियो क्या होता है तो मैथमेटिकली सबको पता है, रिलेशनशिप ऑफ टू और मोर मैथमेटिकल नंबर्स। तो अकाउंटिंग वैल्यूज को जब आप कंपेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, तो जो रेशियो निकल के आते हैं उसको अकाउंटिंग रेशियोज बोलते हैं। देर आर मोर देन 52 रेशियोज जो पढ़े जाते हैं फाइनेंस की फील्ड में, बट अकाउंटिंग के सिलेबस में क्लास 12th में आपको सिर्फ 20 से 21 रेशियोज ही पढ़ाए जाते हैं। इज दैट क्लियर? सर 20 21 वाई यू आर नॉट कंफर्म? अरे भाई मैं कंफर्म लू, आईसी के सिलेबस में थोड़े दो रेशियो डिफरेंट है, वो सीबीएसई में नहीं है, और सीबीएसई में दो डिफरेंट है, वो आईसी में नहीं है। बाकी 18 सबको सेम पढ़ने होते हैं। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? तो ये ईपीएस और जो पी है, ये सीबीएसई वालों के बच्चे में क्लास 12th में प्रैक्टिकल में काम आता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट में काम आता है, बट एग्जाम में इसकी टेस्टिंग डायरेक्टली नहीं होती, इनडायरेक्टली होती है। आईसी में इसकी टेस्टिंग डायरेक्टली होती है। तो पहले मैं आपको बता दूं प्राइस अर्निंग के बारे में, आपको बड़ा मजा आएगा सुन के। इफ आई टॉक अबाउट कि भाई आज अगर आपको गोल्ड खरीदना हो और आपने मान लीजिए 10 लाख रुपए का गोल्ड खरीद लिया, इज दैट क्लियर? तो 10 लाख रुपए में कितना गोल्ड मिलेगा? लगभग 75,000 रुपी 10 ग्राम है। तो 10 लाख रुपए में आपको समझ लीजिए 190 ग्राम के आसपास गोल्ड मिल जाएगा। 100 ग्राम से ज्यादा ही मिलेगा, सॉरी 100 ग्राम तो हो गया 7.5 लाख का, और 2.5 लाख उसमें और जोड़ लीजिए, तो मतलब 125 ग्राम के आसपास आपको गोल्ड मिल जाएगा। और अगर आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, मान लीजिए बिल्डिंग, और वो बिल्डिंग भी आपने देखी कि भाई आपको मिल रही है 10 लाख रुपए में, और अगर आप शेयर्स की बात करें तो भाई शेयर भी आपको मिल रहा है 10 लाख रुपए में। आपने एक एनालिसिस किया कि अगर मैंने 2023 इन द मंथ ऑफ सितंबर यहां पे पैसा लगाया होता,
तो मेरा पैसा कितना होता? तो सिंपल सी बात है, 2023 सितंबर में जो प्राइस था गोल्ड का, दैट वाज अराउंड 62,000 रुपी पर 10 ग्राम। जो बिल्डिंग थी, मान लीजिए वो रही होगी लेटेस्ट से 9 लाख रुपए की, और ये जो शेयर्स 10 लाख के थे, इसको कैसे कंपेयर करेंगे? मान लेते हैं आपने जो इंडिया की बेस्ट 50 कंपनीज हैं, आपने उसमें इन्वेस्ट किया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी इंडेक्स में। वो कैसे होता है वो सब आप आगे पढ़ेंगे। एक साल पहले मान लेते हैं कि जो निफ्टी इंडेक्स की वैल्यू थी, दैट वाज अराउंड 66,000 पॉइंट्स, जो आज लगभग 84,000 पॉइंट के आसपास है। तो जब इन सब में आप कैलकुलेशन करते हैं, तो आप ये देखते हैं कि अगर गोल्ड में उस समय 62,000 लगाया होता, तो आज सितंबर 2024 में गोल्ड का जो प्राइस है, दैट इज अराउंड 76,000 रुपीज। वो जो बिल्डिंग है वो लगभग 10 लाख की हो गई है, और उस समय 9 लाख की थी। और आपने जो शेयर्स खरीदे उस समय 66,000 रुपीज के, जब एनएससी का इंडेक्स 66,000 का था, मान लीजिए ये 84,000 के हो गए। तो कितना पैसा आपने बच्चों कमाया होता अगर गोल्ड में पैसे लगाए होते? तो योर 66,000 वुड हैव बिकम 76। तो आपकी अर्निंग गोल्ड में कितनी है चिल्ड्रन? आपकी अर्निंग गोल्ड में कितनी हो गई? 14,000 रुपए, और आपने लगाए थे 62,000। तो अर्निंग इज 14, और लागत कितनी है बच्चों आपकी? 62। ये गोल्ड की कहानी है, करेक्ट। बिल्डिंग की कहानी अगर लेकर चले, तो बिल्डिंग में आपने कमाया 1 लाख रुपए, और लगाया कितना था एक साल पहले? 9 लाख। और अगर हम शेयर्स की बात करें, तो आपने शेयर्स में लगाया था मान लीजिए 66,000 रुपए, और ये बढ़ के 84 हो गया। तो योर अर्निंग इन शेयर्स इज हाउ मच? 22,000, और आपकी लागत कितनी आई थी? 66,000। तो व्हाट आई हैव डन, नहीं 66,000 रुपए लगाए थे ना आपने? ओ सॉरी, अच्छा रिटर्न की बात करें, हाँ ये थोड़ा सा ज्यादा लिख गया मैं। हाँ 18,000 रुपए। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, ये बातें सबको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो 10 लाख रुपए आपने शेयर्स में लगाए थे, उस समय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स की वैल्यू 66,000 थी, आज बढ़ के 84 के आसपास हो गई मान लीजिए। तो आपकी कमाई कितनी हो गई? 18। बिल्डिंग में आज आपने 10 लाख लगाया, उस समय कितने की थी? 9 लाख की। तो कितना कमा लिया? 1 लाख। और गोल्ड उस समय 62 का था, आज 76 का हो गया, कितना कमा लिया आपने? 14। मतलब आप एक एस्टिमेशन ले रहे हैं, रियलिटी में हो सकता है आपने पैसे ना भी लगाए हो। तो ऊपर आपने सबकी प्राइस आज की लिखी है, या आपने जो इन्वेस्ट किया, कुछ भी आप ले सकते हैं, और डिनोमिनेटर में आपने क्या लिखा? सबका अर्निंग। तो लेट अस कैलकुलेट कि आंसर क्या आएगा। तैयार है सब लोग कैलकुलेट करने के लिए? सब लोग तैयार है कैलकुलेट करने के लिए? चलिए, मैथ सबको आती है। तो व्हाट इज 62 डिवाइडेड बाय 14 चिल्ड्रन? 4.43 के आसपास आएगा ये। व्हाट इज 9/1? इट इज 9। एंड व्हाट इज 66/18? इट इज 3.67। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा वैल्यू कहां पे आ रही है, तो आपका जवाब क्या होगा? गोल्ड। और सबसे कम वैल्यू कहां पे आ रही है? शेयर्स। तो सबसे बेकार इन्वेस्टमेंट आपको कौन सा लग रहा है? शेयर्स। अब थोड़ा सा अकल लगा लेते हैं, अभी अकल का प्रयोग कम किया गया था। 18,000 रुपए आपने कमाए 66,000 रुपए लगाकर, योर अर्निंग इज अराउंड 27%। 1 लाख रुपए कमाए 9 लाख रुपए लगाकर, योर अर्निंग इज अप्रोक्सीमेटली 11%। 14,000 रुपए लगाए, सॉरी कमाए 62,000 लगा के, योर अर्निंग इज अराउंड 23%। तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज इन्वेस्टमेंट पे सबसे ज्यादा कहां पे नजर आ रहा है? शेयर्स पे। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस कि अर्निंग का परसेंटेज और पी हमेशा उल्टा चलता है। अर्निंग का परसेंटेज और पीई हमेशा उल्टा चलता है। तो जिसका पी कम होगा उसका अर्निंग परसेंटेज सबसे ज्यादा होगा, और जिसका पी सबसे ज्यादा होगा उसका अर्निंग परसेंटेज सबसे कम होगा। तो जब हम पी रेशियो की बात करते हैं, तो हम बोलते हैं क्लास 12th के बच्चे को बस इतना पढ़ा दो। बट फाइनेंस में उसका इंटरप्रिटेशन ऐसे होता है, जिस भी असेट पे, जिस भी असेट क्लास पे, जिस भी इन्वेस्टमेंट पे पी सबसे कम आ रहा है बच्चों, उसका रिटर्न सबसे ज्यादा है। अब ये काम मत करिएगा कि आज जाके गूगल करे लोएस्ट पीई इज ऑफ विच कंपनी, तो आपको मिल गई कोई भंडारा दास लिमिटेड, और आपने 1 करोड़ रुपए अपने पड़ोसी का लगवा दिया। 3 महीने बाद पड़ोसी आपको ढूंढ रहा, कहाँ हूं बताओ जरा। तो ये जरूरी नहीं है कि भाई शादी होने के बाद इंसान को ढेर सारा दहेज मिल ही जाए।
खोपड़े में बात गई। तो 25 शादियों में आप गए, आपको लग रहा है यार दहेज हर जगह बहुत मिल रहा है, चलो हम भी पहला कम शादी कर लेते हैं। बट आपके लिए जो रिश्ता आया वो किसी भिखारी के यहाँ चला आया। समझ में आ गया? उसके खानदान वालों ने जादू से आपको दहेज तो दिखा दिया, बट दहेज एक्चुअली में आपको नजर आ नहीं रहा था, तो आप फंस गए छलावे में। खोपड़े में बात गई। तो ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, सम टाइम इट इज गैयास गोबर ऑल्सो इन स्कॉर्चिंग सनलाइट हीट ऑल्सो। सुनाई पड़ गई बात। तो पता लगा टीवी की दुकान पे गए, टीवी का डिस्प्ले बड़ा धमाकेदार था, बट आपने ब्रांड वगैरह कुछ चेक ही नहीं किया, 3 महीने बाद टीवी बोल गया आपका। इज दैट क्लियर? तो क्या सिर्फ पी रेशियो देखकर बच्चों इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए? अपूर्व जी अप्रूव करिए इस बात को, अनन्या जी, सिमरन जी, सुनिधि जी, क्या सिर्फ पी रेशियो देख के इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए? ये एक नो पैरामीटर सर। है। तो किसी बच्चे का रिपोर्ट कार्ड देखा, भैया मैथ्स में उसका 99 नंबर था, कॉलेज वालों ने झट से एडमिशन दे दिया, एसयूपीडब्ल्यू में डी ग्रेड, एएसएल में ई ग्रेड, फिजिकल एजुकेशन में ई प्लस प्लस। मतलब ये इंसान मैथ में पता नहीं नंबर कैसे पा गया भगवान जाने, बट जो इसकी सोशल आउटलुक है वो एकदम जीरो है। तो भैया ऐसे इंसान को तो दूर ही रखो, उसको पागल खाने भेज दो, ये मैथ्स के लिए पगलाया हुआ है। तो भाई ओवरऑल बैलेंस्ड इंसान नहीं है ये, आई रिपीट बैलेंस्ड इंसान नहीं है। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो व्हाट आई मीन टू से, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पी देख के आप इन्वेस्टमेंट कर दें, देर आर अदर पैरामीटर्स एज वेल। बट ये काम कहां पे आता है? ये काम आता है टेक्निकल एनालिसिस में। कौन सा एनालिसिस में? टेक्निकल। तो जब भी आप स्टॉक मार्केट की बात करते हो बच्चों, दो तरह का एनालिसिस होता है, एक होता है फंडामेंटल और दूसरा होता है टेक्निकल। तो आपने देखा कि एक बिल्डिंग थी मोहल्ले में, और वो बिल्डिंग बिकने वाली है, पेंट वेंट बड़ा उखड़ा हुआ था, बड़ी मतलब शैबी सी बिल्डिंग थी। आपने कहा नहीं इसको नहीं खरीदेंगे। और एक बिल्डिंग थी वहां पे बाहर बढ़िया वुडन स्ट्रक्चर, एसीपी, सर एसीपी क्या होता है? एल्युमिनियम कॉम्पोजिट प्लास्टिक बोर्ड स्ट्रक्चर होता है, वो सब लगा के बढ़िया सजा के लाइट वाइट भयंकर थी। आपने वो वाली बिल्डिंग खरीद ली, 3 महीने बाद पूरे घर में दीमक लग गई, और वो जो गंदा वाला पेंटेड घर नहीं था वो एकदम बढ़िया चल रहा है। तो फाउंडेशन स्टोन को देखना है आपको, ऊपर के स्ट्रक्चर को नहीं देखना। पता लगा रंगा पुता के उस समय तो बिल्डिंग अच्छी दिखा दी, अंदर से सब खोखली थी। तो व्हाट आई मीन टू से कि इसको भी देखिए और बाकी सब को भी देखिए। इज दैट अंडरस्टूड वेल? तो कंपनी का पी रेशियो के हिसाब से तो भाई शेयर्स में इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छा लग रहा है, बट इस कंपनी का जो बिजनेस आज तक था, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बोला कि भाई आप पन्नी बनाते थे, व्हाट, पन्नी पॉलिथीन, और आपका मैक्सिमम बिजनेस नियर उत्तर प्रदेश है, और यहाँ पे नदियां ढेर सारी हैं, तो अब आपको पन्नी की फैक्ट्री बंद करनी पड़ेगी। तो आज तक तो बहुत कमा रहे थे, बट एक कानून ऐसा आ गया जब इनका बिजनेस ही बंद हो गया। बट पी तो बहुत धमाकेदार नजर आ रहा है, तो क्या इनका फ्यूचर अच्छा है? नो। तो पी पास्ट के बारे में बताएगा, फ्यूचर के बारे में आप एक अजम्पशन बस ले सकते हैं, आपको कुछ बता नहीं सकता। तो पी में ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया? लोएस्ट इज गुड और हाईएस्ट इज गुड चिल्ड्रन? लोएस्ट अच्छा होता है। समझ में आई बात सबको? पक्का? यस सर सर। व्हाट इज दिस अर्निंग पर शेयर? आपने शेयर में लगाए थे ₹10, इज दैट क्लियर? और आपको मिला कितना डिविडेंड एक शेयर पे? 5। तो इट इज 1/2। खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई। 1/2 को और छोटा कर लें तो 0.5:1 आएगा। तो अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला आप क्या लिख सकते हैं भाई? डिविडेंड अपॉन मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर। मैं थोड़ा सा यहां पे करेक्ट करूंगा अपने आप को। मेरे केस में शेयर की फेस वैल्यू तो 10 रुपए थी, बट बाजार में उस शेयर का भाव बढ़ के कितना हो गया था जब अष्टम ने उसको बेचा था? 12 रुपए में। तो आज रिलायंस का शेयर बाजार में 2,955 रुपए का है। कितने का? ये बच्चों की मार्केट वैल्यू है। जब 80s में धीरू भाई अंबानी ने इसको बेचा होगा तो इसकी फेस वैल्यू कितनी रही होगी? 10 रुपए। और आज अगर कंपनी 70% भी डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है बच्चों, तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन अनपढ़ इन्वेस्टर्स में ये होता है इस वैल्यू का 70% मिलेगा। ऐसा कभी नहीं होता। हमेशा डिविडेंड किस पे मिलता है? फेस वैल्यू पे। दो स्टूडेंट्स हु हैव स्टडीड मैथमेटिक्स इन आईसीएसई क्लास 10, उनको एक चैप्टर भी रहा होगा शेयर्स एंड डिविडेंड्स करके। सीबीएसई में नहीं होता है, खैर डरने की बात नहीं है, अपने आप को इंफीरियर मानने की जरूरत नहीं है। व्हाट इट क्लियर? बस उसमें यही पढ़ाया जाता है शेयर की फेस वैल्यू क्या होती है, डिविडेंड कंपनी ने दिया, मार्केट वैल्यू भी दी है। तो जो बच्चे ठीक से नहीं पढ़ते वो 70% इसका निकाल लेते हैं। और टीचर क्या कॉन्सेप्ट दे रहा है कि भाई डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू को, भाई इतना ही पढ़ाया जाता है चैप्टर में। उसमें हमारा टीचर तो 15 दिन खींच दिया था इसको। यार आपके टीचर को तो यही नहीं पता होगा शेयर क्या होता है। अब वो टीचर की गलती नहीं है, मैथ्स के टीचर से आप फाइनेंस पढ़ाओगे तो क्या होगा? बंदर को तलवार दे दो तो क्या होगा? सबसे पहले अपनी नस काटेगा वो।
इज दैट क्लियर? तो सिस्टम की गलती है, टीचर की गलती नहीं है। तो ये बात सबको समझ में आ गई। एक बार मैथ्स के टीचर को बोल दिया गया भाई तुम्हारे फ्री पीरियड है, जाओ तुम जरा हिस्ट्री पढ़ा दो। अब हिस्ट्री में वो रथ के चक्के का सरकमफ्रेंस तो बता देगा बच्चे को, बट रथ पे सवार कौन था उसको खुद ही नहीं याद, तो कैसे बता पाएगा बेचारा। तो मैथ्स के टीचर से कृपया करके हिस्ट्री ना पढ़वाएं। और अगर आप हिस्ट्री के टीचर से मैथ्स पढ़वाएंगे तो ये बता देगा कि अलजेब्रा कब बनी थी, ट्रिग्नोमेट्री कब बनी थी, आइडेंटिटीज आपको बता नहीं पाएगा। वो एक्सपेंशन ऐसे करेगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर एक्सपेंड करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया एक्सपेंशन। चलते हैं आगे। तो हमेशा डिविडेंड किस वैल्यू पे निकलता है बच्चों? 70%, 10 रुपए का कितना होगा? 7 रुपए। कितना? 7 रुपए। मेरे दोस्त ने रिलायंस का शेयर खरीदा, 7 रुपए उसको डिविडेंड मिला, और उसने स्टॉक मार्केट में 2,955 रुपए में ये शेयर खरीदा था। तो उसकी लागत है 2,955 और कमाई है 7। तो डिविडेंड ही इज गेटिंग इज ₹7, बट मार्केट प्राइस कितनी है? 2,955। मेरे चाचा जी को भी 7 रुपए डिविडेंड मिला, बट उन्होंने डायरेक्ट कंपनी से फेस वैल्यू पे 70s और 80s के दौर में शेयर खरीदा था। तो उनकी अर्निंग तो 70% होगी, बट क्या मेरे दोस्त की अर्निंग 70% होगी? नॉट एट ऑल। तो डिविडेंड मेरे एग्जाम्पल में सबको कितना मिल रहा था? 5 रुपए, और शेयर की फेस वैल्यू कितनी हो चुकी थी? 12 रुपए। तो जरा बच्चों डिवाइड कर लीजिए 5/12 और देखिए आंसर क्या आएगा। हाँ, 12 इज मार्केट प्राइस, तो 12 रुपए मार्केट प्राइस हमने ले ली। तो हमेशा जब भी आप ईपीएस निकालेंगे बच्चों, क्योंकि मेजोरिटी केसेस में कंपनी ने तो एक बार शेयर दे दिया, बार बार वो कहां पे बिकता है? बाजार में। तो 90% मैक्सिमम लोग शेयर कहां से खरीदते हैं? बाजार से ही खरीदते हैं। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके घर में सब्जी आती है? सब हाथ उठा देंगे। बट कितने लोग डायरेक्ट खेत से सब्जी खरीदते हैं? शायद एक भी इंसान हाथ नहीं उठाएगा। मेजोरिटी पीपल बाय वेजिटेबल्स फ्रॉम वेयर? मार्केट में। कुछ ऐसे हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, रास्ते में गांव नजर आया तो चलो 15 रुपए में टमाटर खरीद लो, बट बाकी सबको तो वही 50-55 में मिल रहा है ना। तो मोस्ट ऑफ द पीपल बाय शेयर फ्रॉम द मार्केट ओनली, क्योंकि आईपीओ हर दिन थोड़ा आता है कंपनी का। वंस इन अ ब्लू मून 10-20 साल में एक बार आईपीओ कभी आया, कंपनी ने पैसा इकट्ठा कर लिया। हो सकता है आपने आईपीओ में शेयर खरीदा हो सकता है आपको 10 रुपए का शेयर थोड़ा प्रीमियम पे 12 पे मिल गया हो, बट बाकी जिसने 10 साल 15 साल बाद शेयर खरीदे उनको तो खूब बढ़ी हुई मार्केट प्राइस पे मिलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ईपीएस का फॉर्मूला क्लियर हो गया पक्का? डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस। कुछ फाइनेंस प्रोफेशनल्स को उल्टा भी कर देते हैं, दे राइट मार्केट प्राइस अपॉन डिविडेंड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 12/5 हो जाएगा उस केस में। तो वो आप कैसे भी कोरिलेट कर सकते हैं, टीचर इज टू स्टूडेंट 1:20, या स्टूडेंट इज टू टीचर 20:1। तो रिप्रेजेंटेशन तो सेम ही रहेगा। तो ये बात सबको समझ में आ गई बच्चों? तो अगर आपको नजर आ रहा है कि रिलायंस का शेयर बाजार में 2,955 का है और टाटा का शेयर 3,400 रुपए का है, कितने का? दोनों शेयर की फेस वैल्यू मान लीजिए 10 रुपए है, और दोनों 70-70% डिविडेंड डिक्लेयर कर रही हैं। तो अनपढ़ क्या सोचेंगे? चलो टाटा खरीद लेते हैं, 3,400 पे 70% मिलेगा। बट अकलमंद लोग क्या करेंगे? रिलायंस खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि भाई आपको तो 10 रुपए का ही 70% मिलना है, 7 ही रुपए मिलना है, चाहे आप इतना लगाओ चाहे आप इतना लगाओ। बट जब आप देखते हैं कि कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस कर दिया है और तब आप शेयर खरीदने चाहते हैं, तो आपको इस साल डिविडेंड नहीं मिलेगा, अब आपको अगले साल मिलेगा। इस साल तो जिनके पास शेयर ऑलरेडी एक पर्टिकुलर डेट को था, डिविडेंड उन्हीं को देगी कंपनी। तो मान लीजिए कि मेरी कंपनी है और 31 मार्च आ चुका है, मेरे को पता लग गया कि भाई ऑन एन एवरेज लगभग हमने कितना कमाया। सीए वगैरह से अपनी बुक्स वगैरह ऑडिट करवा लेंगे, सितंबर 30 तक ये काम कंप्लीट हो जाता है, इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह फाइल हो जाती है। नवंबर 15 तारीख को हम रखेंगे अपनी एनुअल जनरल मीटिंग और वहीं पे अनाउंस करेंगे डिविडेंड। तो अब अगर हमने 15 नवंबर को डिविडेंड अनाउंस किया तो लोगों के अंदर शेयर खरीदने की होड़ मच जाएगी। सब लोग शेयर खरीदें, भाई डिविडेंड हमको मिल जाए, चलो शेयर खरीद लो। आर पीपल गेटिंग इट? अनन्या जी, अपूर्व जी, सुनिधि जी, सिमरन जी, समझ में आ रही बात? यस यस सर। अब यहाँ पे होगा क्या? शेयर का भाव एबनॉर्मली क्यों बढ़ेगा भाई? डिमांड बढ़ जाएगी। अगर आपको पता लग जाए कि एक ऐसी नई ट्रेन प्रयागराज सिटी से स्टार्ट होने वाली है और अयोध्या तक जाने वाली है, और आज तक ऐसी कोई डायरेक्ट ट्रेन थी ही नहीं, तो लोगों की टिकट खरीदने की डिमांड बढ़ेगी। तो जो लोग टिकट का ब्लैक करते हैं वो महंगी टिकट बेचेंगे। तो गवर्नमेंट कह रही है कि भाई कंपनीज अपना एनुअल जनरल मीटिंग करें, डेट भी अनाउंस कर दें,
बट एक चीज और अप्लाई कर ले, क्या? 15 अक्टूबर से लेकर 22 नवंबर तक हम आपका नाम अपने शेयर होल्डर्स के रजिस्टर में नहीं लिखेंगे। सर मतलब जिस पर्सन के पास 14 अक्टूबर को शेयर्स होंगे, कब बच्चों? हम उसी को डिविडेंड देंगे। किसको देंगे? उसी को। कंपनी मीटिंग कब ऑर्गेनाइज करेगी? 15 नवंबर को। तो 14 अक्टूबर को अगर मैंने शेयर खरीद लिए तो डिविडेंड मेरे को ही मिलेगा। फिर अगर मैं 16 तारीख को किसी को बेच भी देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिविडेंड मेरे को ही मिलेगा। वो 16 तारीख को जिसको बेचा उसने आगे 19 तारीख को किसी को बेच दिया, कोई फर्क नहीं, डिविडेंड मेरे को ही मिलेगा। क्यों मिलेगा? अफरा तफरी ना मच जाए, शेयर का भाव एबनॉर्मली ना बढ़े। पीपल शुड एक्ट इन अ स्टेबलाइज्ड मैनर। आर पीपल गेटिंग इट और नॉट? समझ में आ गया? तो ये कंपनी ने बोल दिया 15 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में जितना बाइंग सेलिंग हमारे शेयर का बाजार में स्टॉक मार्केट में होने दीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। हम किसको डिविडेंड देंगे? हु होल्ड्स द शेयर ऑन 14 अक्टूबर। तो 14 को मेरे पास शेयर आ गया मेरे डीमैट अकाउंट में। सबको पता है डीमैट अकाउंट क्या होता है, अभी और भी बातें करेंगे उसके ऊपर। तो डिविडेंड मेरे को मिलेगा। आप 15 को मेरे से खरीद लीजिए, 16 को किसी और को बेच दीजिए, कोई 18 को बेच दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आई विल गेट द डिविडेंड। फिर 22 तारीख के बाद शेयर पता लगा अनंत अंबानी के पास पड़ा हुआ है, तो कंपनी अपने रिकॉर्ड्स में अनंत अंबानी का नाम नोट कर लेगी। बट डिविडेंड किसको मिलेगा? जिसके पास इस डेट को शेयर था। इज दैट अंडरस्टूड? तो ये जो टाइम पीरियड होता है जिसमें हम लोगों से बोलते हैं ट्रेडिंग करो, जम के करो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बट नाम आपका नोट नहीं होगा, इस पीरियड को बोलते हैं बुक क्लोजर। क्या बोलते हैं? बुक क्लोजर। हमारी बुक्स यहां पे क्लोज रहेंगी, हम चेंज ऑफ ओनरशिप का रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करेंगे। समझ में आ गई बात? पक्का? कंफर्म? और जिस डेट को हमने बोला कि भाई मीटिंग है, मीटिंग में अनाउंस कर दिया कि भाई 16% का डिविडेंड इस साल डिक्लेयर किया जा रहा है, क्या अफरा तफरी मचेगी? नो। लोगों को पता है भाई कुछ भी हाथ पैर मान लो, आपको तो डिविडेंड मिलना ही नहीं है। तब भी लोग अगर ये कंपेयर करें, पिछले साल ये कंपनी 12% डिविडेंड दे रही थी, इस साल 16% दे रही है, तो ये कंपनी अच्छा डिविडेंड दे रही है, तो वो लोग इसलिए शेयर खरीदेंगे कि अगले साल हमको डिविडेंड मिले। तो 22 तारीख तक तो समझ लीजिए शेयर का भाव बहुत ज्यादा बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि पता है डिविडेंड तो आपको मिलना नहीं है, और 22 के बाद फिर ये बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो ट्रिक इज दिस बच्चों, कि कभी भी बुक क्लोजर के बीच में शेयर ये सोच के ना खरीदें कि इसका दाम बढ़ जाएगा। मैं गारंटी करता हूं कभी नहीं बढ़ेगा, कभी नहीं बढ़ेगा। हाँ, जब डिविडेंड अनाउंस हो गया उसके बाद थोड़ी बहुत हलचल महसूस हो जाएगी। इज दैट अंडरस्टूड वेल और नॉट? खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? पक्का? तो पीवीआर वाले क्यों टिकट का मूवी की लॉन्च डेट से पहले प्राइस रिजर्व कर देते हैं? क्योंकि उस दिन टिकट का भाव और बढ़ सकता है। तो ये बुक क्लोजर की बात समझ में आ गई सबको? ईपीएस समझ गए सब लोग क्या होता है? सब लोग पी रेशियो समझ गए क्या होता है? पक्का? चलिए, तो ये तीन बातों का कॉन्सेप्ट आगे बढ़ाते हैं। तो ईपीएस और पी मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दिया, तो यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। तो बुक क्लोजर का एग्जांपल सब लोग लिख लें, और इसमें एक चीज और बताता हूं आपको, किस डेट को शेयर जिसके पास होगा उसी को डिविडेंड मिलेगा। मेरे एग्जांपल में 14 अक्टूबर। अब बच्चों एक चीज मैं आपको और बता रहा हूं, अगर कंपनी पहले ही बता दे कि 15 नवंबर को एनुअल जनरल मीटिंग है, तो सारे लोग कोशिश करेंगे, पहले ही कंपनी बता दे 15 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में हम किसी का नाम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो लोग पहले ही आनंद फानन में शेयर खरीदने लग जाएंगे, और इसके पहले ही एबनॉर्मल दाम बढ़ेगा। कंपनी इसको भी अवॉइड करना चाहती है। कंपनी क्या, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बोलेगा अगर आप एक गारंटी दे देंगे लोगों को तो अननेसेसरी आपके शेयर का भाव बढ़ेगा। अब यहां पे लोग खेल करते हैं। क्या खेल करते हैं? मेरी कंपनी है, कुछ शेयर तो मेरे पास भी होंगे, तभी तो मैं कंपनी का डोमिनेटिंग शेयर होल्डर बनूंगा, तभी तो मैं कंपनी को कंट्रोल करूंगा। अगर मैं शेयर होल्डर ही नहीं हूं तो क्या मैं कंट्रोल करूंगा? नो। 90% शेयर मेरा बाजार में लोगों के पास है और 10% मेरे पास है। मैं इसलिए कंपनी को कंट्रोल कर रहा हूं कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में 10% से ज्यादा शेयर किसी के पास नहीं है, तो इंडिविजुअली मैं सबसे बड़ा हो गया इन्वेस्टर। इज दैट क्लियर? अगर मैं लोगों को पहले ही बता दूं कि भाई 15 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में जम के बाइंग सेलिंग करो, बट आपका नाम हमारे रजिस्टर में एज अ शेयर होल्डर डिविडेंड देने के लिए नोट डाउन नहीं होगा। जितना क्लास मैनेज करना है कर लो, बट मॉनिटर उसी को बनाएंगे जो 14 तारीख को स्कूल में प्रेजेंट होगा। तो 14 तारीख को फुल अटेंडेंस हो जाएगी क्लास में।
वैसे तो 90% बच्चे आते थे, स्कूल ने फर्नीचर भी 90% ही लगवाया हुआ है। तो अगर टीचर पहले से बता दे इसके बीच में कितनी भी मॉनिटर गिरी कर लो, मॉनिटर वही सेलेक्ट होगा जो कब आएगा, और 14 को सारे बच्चे आ जाएंगे, सारे बच्चे आएंगे तो क्लास भर जाएगी और फर्नीचर बैठने का है नहीं और स्कूल की बेइज्जती हो जाएगी। तो यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा। तो पुराने जमाने में जब ये रूल्स काफी स्ट्रिक्ट नहीं थे, मतलब मैं आपको 90s के पहले की बात बता रहा हूं, पता है लोग क्या खेल करते थे? कंपनी कह रही है 15 नवंबर को एनुअल जनरल मीटिंग है, कब? 15 नवंबर। 14 अक्टूबर को जिसने शेयर खरीद लिया, हम उसी को 15 नवंबर को जो डिविडेंड अनाउंस करेंगे देंगे, बाकी किसी को नहीं देंगे। 15 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में हमारा रजिस्टर क्लोज रहेगा और किसी का नाम उसमें अपडेट नहीं होगा। किसका नाम लिखा होगा जिसको डिविडेंड मिलेगा? 14 अक्टूबर को। इज दैट क्लियर? तो ज्यादातर लोग कोशिश कब करेंगे शेयर को हथियाने की, खरीदने की? 14 अक्टूबर। उनको पता है इस दिन खरीदा तो डिविडेंड मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। अब यहां पे मेरे जैसे लोग खेल क्या करेंगे? मैं अपने भी शेयर, क्योंकि 14 अक्टूबर को ढेर सारे लोग शेयर खरीदना चाहेंगे या 14 अक्टूबर तक ढेर सारे लोग आएंगे मार्केट में शेयर खरीदने, किस अट्रैक्शन की वजह से? डिविडेंड के अट्रैक्शन की वजह से। हम क्या खेल करेंगे? टोटल 500 करोड़ की कैपिटल है हमारी, कितनी? 500 करोड़, जिसमें से 50 करोड़ मैंने लगाया है, 450 करोड़ बाजार के इन्वेस्टर्स ने लगाया है। जब दाम बढ़ा तो हमारा 100 रुपए का शेयर बढ़ के 170 का हो गया। कितने का? डिमांड इतनी हो गई बाजार में, लोगों के अंदर पता नहीं कहां से ये आ गया कि डिविडेंड कंपनी बहुत अच्छा देगी, चलो बेटा शेयर खरीद लो तो कमा लेंगे कुछ। पीपल आर अंडरस्टैंडिंग? अगर आपको पता लग जाए कि आपके मोहल्ले के लगभग 500 मीटर दूर से एक मेट्रो स्टेशन बनने वाला है, कम्यूटिंग बहुत आसान होने वाली है, तो उस मोहल्ले के लैंड प्राइसेस बढ़ जाएंगे, तो लोग वहां जमीनें खरीदने आएंगे, तो आपकी प्रॉपर्टी भी बढ़ जाएगी। तो अब एज अ प्रमोटर मैंने खेल क्या किया? मैंने अपने 70% शेयर बढ़े हुए भाव पे बेच दिए। समझ में आ गया? और हफ्ते 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, एक महीने बाद, 14 अक्टूबर से 15 नवंबर, डिविडेंड अनाउंस किया। जिनको डिविडेंड मिलना था मिल गया, लोग खुश हो गए। बाकी मायूस हो गए कि भाई हाय रहा, हमारे पास तो शेयर ही नहीं था। अब चलो अगले साल के लिए ट्राई करते हैं। अभी अगले साल आने में 1 साल बाकी है, 365 दिन है। क्या शेयर का दाम कंसिस्टेंटली बढ़ता रहेगा? अब वापस से वो गिरेगा। एग्जाम आता है तो बच्चे पढ़ाई की तरफ तत्पर हो जाते हैं। एग्जाम खत्म, अब 4 दिन रेस्ट करेंगे, क्योंकि हमें कौन जीवन में आईएएस बनना है, डीसीएम सीए तो करना है। बापू के कैश पे ऐश, मम्मी कैश पे ऐश। तो बच्चे कुछ दिन के लिए पढ़ाई क्या करते हैं? कम कर देते हैं। तो मैंने बढ़े हुए दाम पे अपने शेयर्स बेचे। तो सर जब आप शेयर बेच देंगे, आप डोमिनेटिंग इन्वेस्टर भी नहीं रहेंगे, तो आपको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। उसमें 30 दिन का टाइम है मान लीजिए, फिर से इलेक्शन होगा, जो दूसरा बड़ा इन्वेस्टर होगा वो आएगा। तब तक मैं दाम गिराए शेयर का, और मैंने वापस से अपनी पोजीशन मजबूत करने के लिए उतने शेयर फिर खरीद लिए। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग? फिर से समझ लीजिए, 500 करोड़ की टोटल कैपिटल, मेरा इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ का, पब्लिक का इन्वेस्टमेंट 450 करोड़। मेरे से ज्यादा इंडिविजुअल कैपेसिटी में किसी ने इन्वेस्ट नहीं किया, तो मैं सबसे बड़ा इन्वेस्टर हो गया। मैंने 50 करोड़ में से 25 करोड़ के शेयर बेच दिए, और ये शेयर मेरे को मान लीजिए 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट देकर चले गए। अब जब तक बाकी शेयर होल्डर्स बोलेंगे रीवोटिंग कराइए, जब तक ये चलता रहेगा तब तक प्राइसेस विल बेंड डाउन, और मैं वो शेयर वापस खरीद दूंगा। मैं फिर से पोजीशन पे बैठ गया कि नहीं बैठ गया? फिर से पोजीशन पे बैठ गया कि नहीं बैठ गया? बातें समझ में आ रही है सबको? पक्का? तो इन दैट केस हमने बीच में पैसा कमा लिया। ये बात जब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को पता लगी कि लोग ऐसा खेल करते हैं, तो इस पे एक रूल लगा दिया उन्होंने। आप सबसे पहले बुक क्लोजर अनाउंस करेंगे। व्हाट? बुक क्लोजर। और जो रिकॉर्ड डेट होगी वो पहले से अनाउंस ही नहीं की जाएगी। एनुअल जनरल मीटिंग की डेट भी पहले से अनाउंस नहीं की जाएगी। बुक क्लोजर जब स्टार्ट होगा, बीच में आप एकाएक डिसाइड कर देंगे कि भाई इस डेट को रिकॉर्ड डेट मानेंगे। जैसे वो चेयर वाला गेम चल रहा है, कहीं पे भी रोक देंगे बीच में, पहले से नहीं बताएंगे कितने मिनट बाद म्यूजिक स्टॉप होगा, नहीं तो ये चीटिंग हो जाएगी। तो कंपनी ने बोला रिकॉर्ड डेट इसी के बीच की होगी। बुक क्लोजर 15 अक्टूबर से कब तक है? 22 नवंबर। अचानक से कंपनी ने डिसाइड किया कि 26 अक्टूबर विल बी द डेट। इस डेट पे जिसके पास शेयर होगा उसे डिविडेंड मिलेगा। इज दैट क्लियर? तो भाई जिसने 15 तारीख को शेयर लिया, 16 को शेयर लिया, 17 को शेयर लिया, किसी को नहीं पता था। जिसने 25 को शेयर लिया
और 26 को न्यूज पढ़ ली, अब डिविडेंड। बट यहां पे एक कंफ्यूजन भी होगा आपको, सर पहले तो आप कहते हैं 15 अक्टूबर बुक क्लोज रहेगी तो नाम किसका लिखेंगे, तो बुक क्लोज रहेगी मतलब अचानक से बता के नाम लिख लेंगे। तो कभी कभी पहले भी डेट बनाई जाती है 15 अक्टूबर से पहले रिकॉर्ड डेट, कभी कभी बीच में भी आती है। तो इस पर्टिकुलर डेट को हम चुनेंगे एज अ डेट जिस दिन डिसाइड होगा हु विल गेट द डिविडेंड, हुज नेम विल बी देयर। तो रिकॉर्ड डेट भी जनरली पहले भी डिक्लेयर हो जाती है कितनी बार, और कितनी बार बीच में भी डिक्लेयर होती है, बट ज्यादातर केसेस में पहले ही डिक्लेयर होती है। और ये जो मैंने आपको बात बताई कि प्रमोटर अपने शेयर बेच देगा, तो सेबी इस पे स्ट्रिक्ट हो गया, वो ये काम कर नहीं सकता, क्योंकि जब आप अपने शेयर बेचेंगे 3 दिन के अंदर आपको सेबी को बताना पड़ेगा। सेबी के ऑफिशियल्स 3 दिन में री इलेक्शन करवा देंगे, तो अब आप इस धांधलेबाजी से पैसा नहीं कमा पाएंगे। इसको बोलते हैं कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर। क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर। कि कंपनी के जो प्रमोटर्स होते हैं जब भी वो अपनी शेयर होल्डिंग कम करते हैं या बढ़ाते हैं, मुकेश अंबानी के पास 5 करोड़ रुपए आ गया, उन्होंने 2955 रुपए के भाव से 1 लाख शेयर बाजार से खरीद लिए, 72 घंटे के अंदर उनको सेबी को बताना पड़ेगा कि मैंने अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ा ली है। इज दैट क्लियर। तो जैसे आपको घर में कोई कंस्ट्रक्शन करवाना है, रिपेयर नहीं कंस्ट्रक्शन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को बताना पड़ता है, उनसे परमिशन लेनी पड़ती है, वही काम यहाँ पे भी करना पड़ेगा। इज दैट अंडरस्टूड। तो इसलिए मेजॉरिटी केसेस में बच्चों रिकॉर्ड डेट जो है वो बुक क्लोजर के पहले ही रहती है। समझ में आ गया व्हाट इज बुक क्लोजर, व्हाट इज रिकॉर्ड डेट। सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि आप धांधलेबाजी ना कर पाए। हाँ बोलिए। नहीं, आइडिया किसी को लग नहीं पाता। हाँ, आपको कहीं से अंदर की न्यूज पता लग गई, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। बट वहां पे अगर ये चीज पब्लिसाइज हो गई और आपको नाप दिया गया तो इनसाइडर ट्रेडिंग में फंस जाएंगे आप। फिर वहां पे आपको 7 साल की जेल हो जाएगी, 25 करोड़ रुपए या जितना आपने कमाया उसका 3 गुना, विच एवर इज मोर। पता लगा 1 लाख कमाए तो 1 लाख का 3 गुना 3 लाख, और 25 करोड़, दोनों में ज्यादा क्या है, 25 करोड़ की आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। तो इतना आसान नहीं है आज की तारीख में स्टॉक मार्केट में फ्रॉड करना, बहुत डिफिकल्ट काम है। बट अगर आपने कर लिया फ्रॉड और बच गए तो समझ लीजिए आप नोबेल प्राइज इन फाइनेंस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। खैर, समझ में आ गई तीनों बातें। बुक क्लोजर इज अंडरस्टूड, रिकॉर्ड डेट इज अंडरस्टूड, ईपीएस और पी रेशियो समझ में आ गया। चलिए बच्चों, तो ये 3 बातें इसमें हो जाती हैं।